अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, यकीनी तौर पर तनकीद और तज़हीक में फ़र्क होता है, एहतजाज और बदतमीज़ी में भी फ़र्क होता है, मुखालफत और दुश्मनी में भी फ़र्क होता है और ये फ़र्क सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन क्या कीजिए कि हमारे नुमाइंदगान को ही ये फ़र्क मालूम नहीं रहा। रवां हफ्ते जो कुछ कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियों में होता रहा, उसके बाद अवाम ये सवाल करने में हक़ बजानिब हैं अपोजिशन से कि जनाब क्या वोट को इज़्ज़त ऐसे दी जाती है या आप वोट को इज़्ज़त दे रहे थे, क्योंकि इन्हीं के वोटों के साथ आप यहाँ पर आए हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत से ये पूछने में भी हक़ बजानिब है कि ये तब्दीली थी जिसके लिए आप नारे लगा रहे थे। ये मनाजिर तो हम पहले भी देख रहे थे। पार्लियामेंट में आखिर क्या तब्दील हो गया? आप जब पार्लियामेंट को ही तब्दील नहीं कर सके तो मुल्क में क्या तब्दीली लेकर आएंगे? लेकिन सवाल सिर्फ यहीं तक नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। आगे और पीछे पर्दों में क्या कुछ होता रहा, किसने डोरियां हिलाईं और सब फिर आखिर इतनी आराम से नॉर्मल कैसे हो गया? ये वो सारे सवालात हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी है और सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया और मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। ये क्या नूरा कुश्ती थी, यहाँ कोई प्लान ड्रामा था, या फिर ये सब कुछ जो हो रहा था हकीकत यही है इन सियासी जमातों की? आइए इस हवाले से सबसे पहले आज गुफ्तगू करते हैं। और इमरान साहब, बात खास थोड़ा आपसे करना चाहूँगी। पहले तो ये बताएं कि ये सब किसके इशारे पर हुआ? अपोजिशन ये कह रही है कि जी ये प्राइम मिनिस्टर साहब के इशारे पे हुआ, हुकूमत के अरकान ये कह रहे हैं कि जी डोरें जो हैं वो PMLN की मरियम हिला रही थी इसलिए ये सब हुआ। आखिर ये सब हुआ क्यों और फिर ठीक कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बात ये है कि ये असम्बली तमाशा था। अच्छा, मैंने तो उस पर कॉलम भी लिखा था, असम्बली तमाशा के नाम से, उन्वान से। ये असम्बली तमाशा था और इन लोगों ने इस तरह से एक असम्बली को, मुअज़्ज़िज़ ऐवान को एक तमाशा बना दिया है कि इस पर बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। आप तो कह रही थी ना कि ये सवाल पूछने में हक़ बजानिब है। मैं कहता हूँ कि मुझ समेत 22 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी सबसे पहले ये सवाल पूछने में हक़ बजानिब हैं इस मुक़द्दस ऐवान के इन मुअज़्ज़िज़ मेंबरों से कि जनाब आप बहुत मुअज़्ज़िज़ हैं, आप बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। क्या अपने घर में आप अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और दीगर ख़वातीन के सामने ही ऐसे अल्फाज, ऐसे मुग़ल्लज़ात, ऐसी गालियाँ इस्तेमाल करते हैं? वो तो कहते हैं कल्चर। सुन लेना, बात उस पर भी करते हैं। बात ये, अगर तो ये करते हैं तो फिर मैं क्या कहूँ इनके बारे में? आप मुझे ये बताएं, एक दिन का कौमी असम्बली का इजलास 1 करोड़ 26 लाख रुपए में पड़ता है। मेरा आज हुकूमत से ये मुतालबा है, बल्कि मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट जैसे तो माजी में इतने सो मोटो एक्शन होते थे, इस पर भी शायद कोई एक्शन ले लें कि जनाब ये जो इस काम में इन्होंने 3-4 दिन ज़ाया किए हैं, ये जितने हमारे मेंबर कौमी असम्बली हैं इनकी तनख्वाहों से ये पैसे डिडक्ट किए जाएं, काटे जाएं और कौमी ख़जाने में ये 3-4 दिन के पैसे वापस जमा करवाए जाएं जो इन्होंने कौम के ये पैसे भी ज़ाया किए, ताकि इन्हें समझ आए। मुझे आप ये बताएं, सबसे आसान बात ये है, ये कह देना अपोजिशन की तरफ से कि जनाब ये तो इमरान खान साहब ने करवाया, और हुकूमत की तरफ से ये मरियम नवाज़ ने कराया। जिसने भी करवाया, अगर हुकूमत ने शुरू किया था तो आप ही अपोजिशन वाले मुहज़्ज़ब हो जाते, आगे से रिएक्ट ना करते, कुछ भी ना होता, लोगों के सामने हुकूमती अरकान एक्सपोज हो जाते। और अगर मरियम नवाज इतनी ही पावरफुल है कि उनके कहने पे असम्बली में ये तमाशा लगना था, तो हुकूमत बड़े भाई का रोल अदा करती और वहाँ पे इस तरह से रिएक्ट करती कि जिससे ये मामला ख़राब ना होता। ये दोनों इस काम में बराबर के शरीक हैं। जिसने भी करवाया, इससे ज़्यादा वहाँ पे मैं जलालत वाली बात नहीं हो सकती। ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी तो ये भी पूछूंगी कि फिर ये सब किसके इशारे पे आखिर ठीक हो गया। लेकिन मैं हिलाली साहब से पहले कमेंट ले लूँ। हिलाली साहब, आपके ख्याल से कौन था जिसने ये इंस्टिगेट किया? किस पर जिम्मेदारी आप आयद करेंगे, अपोजिशन पर या हुकूमत पर? समीना, थोड़ा सा इन लोगों का ऑब्जेक्ट, इनका गोल क्या है सोचें। और जब मैं इन लोग कहता हूं, मैं कहता हूं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ास तौर ऑपोजिशन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये डिलिबरेटली ये काम कर रहे हैं, ये रोल ऑफ स्पॉइलर डिलिबरेटली खेला जा रहा है कि जमहूरियत जो है पाकिस्तान में वो ख़त्म हो। और मैं आपको बताऊंगा क्यों, और वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ये सिस्टम
तबाह हो और ख़त्म हो। वो ये चाहते हैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि मार्शल लॉ लग जाए। क्यों? देखिए, इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइटेड, एक गोल है उनका कि पीटीआई को पावर से निकालें। ये उनका गोल है। ये गोल पहले नहीं होता था। आपने देखा होगा कि जब पीपीपी पावर में थी तो नून ने कहा था, बल्कि नवाज शरीफ खुद ने कहा था, इनको अपना टर्म ख़त्म करने दो, इनको अपना 5 साल रहने दो। और जब नून आया था तो आसिफ जरदारी ने खुद बार बार कहा है कि इनको भी अपना टर्म पूरा करने दो। मगर जब पीटीआई आई, ये नहीं चाहते कि ये एक पार्टी अपना टर्म ख़त्म हो जाए, और किसी हरकत पे उन्होंने पीछे नहीं हटाए। आई मीन देव डन थिंग्स विच आर इनक्रेडिबल। सोचिए, सिग्नेचर ले लिया एक मरा हुआ एमएनए डस्का का सैयद इफ्तिकार शाह, उसका इन्होंने सिग्नेचर लेके रेजोल्यूशन पे पास कर दिया डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। सोचिए तो सही, लुक एट इट। फिर क्या किया? सैनिटाइजर जिसमें एसिड होता है किस्म का, एक एमएनए के आंखों में फेंका, मारा, शायद वो अंधी हो जाए। शॉकिंग। आपने खुद जिक्र किया गालियों की, मां बाप की गालियां दी हैं, और जब पूछा गया कहते हैं इज पार्ट ऑफ पंजाबी कल्चर। सोचिए तो सही। और फिर उससे भी बदतर, खुदा का नाम है पहला पेज पे डिफेंस ये बजट के डॉक्यूमेंट में, और हमारे रसूल का भी नाम है, हमारे रसूल के भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो फर्श पे पड़ा रहा। अगर मैं आपको बता रहा हूं कोई गैर मुसलमान ऐसी हरकत करता तो अभी तक गुस्ताख के रसूल के उसके चार्ज लगा के उसको फांसी का सजा शायद मिल जाता। इधर कुछ नहीं हुआ। ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन लॉज भी एक तरफ ये चेंज कर रहे हैं ना। 30,000 लोग, आप नहीं मानेंगी, मैं कहता हूं 30,000 फेक वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर इलेक्शंस में पड़ते हैं। 20-30,000। ठीक है, लेकिन हिलाल साहब उस पर तो हम आगे चल के भी बात करते हैं। लेट मी क्वेश्चन यू सर, आप इससे बात करी मैं, उस पर मैं आगे चल के भी बात करती हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है, आपने जो बताई हैं बातें, वो तो सिर्फ अपोजिशन की तरफ से तो नहीं हुई सर, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बराबरी हुई है। फिर दूसरी बात ये भी जो आपने कहा कि जी टर्म पूरी नहीं हुई, तो मरियम ने भी मतलब ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जी हम चाहते हैं ये टर्म पूरी करें ताकि ये अच्छी तरह एक्सपोज हो जाए, सियासी शहीद ना बने। ये राइट, थैंक यू। अभी सोचिए ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, एक ही वजह है। 2013 में नून ने इलेक्शन जीता, 14.9 मिलियन वोट्स लेके गवर्नमेंट बनी। 2018 में पीटीआई इलेक्शन देखी, 16.9 मिलियन वोट्स के गवर्नमेंट बना। और 2023 में जो भी 20 मिलियन वोट लेगा वो इलेक्शन जीतेगा। अब ये वोट्स किधर से आएंगे? ये वोट्स आएंगे 9.8 मिलियन ओवरसीज से, जिसमें 7.5 मिलियन वोट करेंगे, 80% लोग वोट करेंगे, और उस 80% में 90%, 95% पीटीआई को जाएगा। और अगर पीटीआई को 9.5% जाएगा और टर्नआउट 80% होगा तो 5.5 मिलियन वोट्स पीटीआई को मिलेगी और 15 सीट ज्यादा मिलेगा। और वो चलिए हिलाली साहब, अब जरा एक सेकंड हिलाल साहब, काफी कुछ आपने खोल दिया। अब इमरान साहब को भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करने देना सर, बारी बारी आते ना। और आपने जो ये कैलकुलेशंस दी हैं, मैं तो ये चाह रही थी हम अगले सेगमेंट में इसको जरा डिटेल में बात करते हैं, जो कानून साजियां हुई हैं। एक ही सेगमेंट है ये सब। ठीक है, सब इन्हीं की बात हो रही है। लेकिन इमरान साहब, अब ये जो हिलाली साहब बात कर रहे हैं, ये तो ऑपोजिशन के खिलाफ पूरी चार्जशीट है। सुन लें, हिलाली साहब अपोजिशन के खिलाफ चार्जशीट करेंगे, जिसको मर्जी चार्जशीट करें। मुझे ये बताएं, अली नवाज अवान साहब अपोजिशन के मेंबर हैं, जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, उसको भी क्या मरियम नवाज ने कहा था कि तुमने ये ज़बान इस्तेमाल कर दी? मुझे आप ये बता दें। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे इधर उधर ये बड़ी अफवाहें आ रही हैं, बड़ी ख़बरें चल रही हैं कि जी इमरान खान साहब बहुत नाराज़ हैं इस वाक़े से,
और वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे इस बात पे। तीसरी बात सबसे अहम, आप इस बात को गौर करें जो हिलाली साहब ने अभी अदादोशुमार बयान किए ना, ये पीटीआई वालों की खुश ख्याली है कि जी हमें इतने वोट मिल जाएंगे। उसकी वजह सुन लें, पाकिस्तानी जितने ओवरसीज हैं उनमें से 50% कहाँ है? मिडिल ईस्ट में। अब मिडिल ईस्ट वाले जो हैं वो तो वोट ही नहीं डाल सकेंगे, वहाँ तो सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ही नहीं ले सकते, इसलिए उनके वोट तो आप वैसे ही भूल जाएं। बाकी रह गए अमेरिका, यूरोप, वेस्ट में रहने वाले, मिडिल ईस्ट के अलावा जो रहने वाले। अब वो 50% जो लोग हैं वो सब के सब पहली बात के वोट ही नहीं डालेंगे। हिलाली साहब की बात को सच मान लेते हैं कि उनमें से 80% वोट डालेंगे। अगर वो 80% वोट डालते हैं तो क्या वो 80% सारे पीटीआई को वोट डालेंगे? ये देखिए, ये मुख्तलिफ तरह की ये अंदाजे हर जमात अपने उसमें लगाती है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि वो जो आगे होगा, वो कहते हैं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, वो छोड़ दें आप, वो आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी जो हो रहा है हमें उसमें बात, तो अब तो ये भी हो गया ना कि सब अच्छे बच्चे बन गए हैं। वो कैसे अच्छे बच्चे बन गए? अच्छे बच्चे, मुझे आप ये बताएं। एक सेकंड हिलाल साहब, एक मिनट। अच्छे बच्चे, अब ये देखिए आप स्क्रीन पे भी जो शॉट्स चल रहे हैं, ये भी क्या उनको किसी वो ठीक है, वो बात होगी, दोनों तरफ से हो रहा है। मैं ये समझता हूँ, देखें ये इस बारे में भी 2-3 तरह की बातें चल रही हैं। एक शुनीद ये है कि जी एक फोन आया और उस फोन में ये कहा गया कि खबरदार बच्चों बिल्कुल ठीक हो जाओ, शरीफ बच्चे बन जाओ, अब ऐसी अगर बात की तो फिर बुरा सलूक होगा। और उस फोन कॉल के बाद ये दोनों अपनी अपनी सीटों पे बैठ गए और मामला ठीक हो गया। मुझे आप ये बताएं कि चले अगर इस बात को मैं, इस मफरूज़े को मैं सच मान लूँ कि फ़ोन आया, तो सर वो फ़ोन करने वालों ने 3 दिन 4 दिन क्यों लगा दिए फ़ोन करने में? वो पहले दिन इनकी करतूतें देख के फ़ोन कर देते कि बाज वो उन्होंने टाइम दिया होगा ना कि भाई सेटलमेंट खुद ही आपस में कर लें। फिर वो जब फ़ोन करते हैं सब कहते हैं यार ये मुदाखलत कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, गुजारिश ये है कि ये जो काम है ना, मुझे आप ये बताएं, ये कोई बात है करने वाली? मान लिया इख्तलाफ राय होना चाहिए, मान लिया कि जमहूरियत का हुस्न है इख्तलाफ राय, मान लिया कि पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान में तो ऐसा भी वाक़या हो चुका है मशरक़ी पाकिस्तान की असम्बली में कि डिप्टी स्पीकर को एक पेपर वेट मार दिया था, 2 दिन बेचारे की, 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ मामला तो ये है कि आप इस हद तक आपका होना, आप इखलाक से इस कदर गिर जाए कि ठीक है, वो तो सबने कंडेम किया, वो किया। जी हिलाली साहब, जी सर। अब आप गौर से अब आप सुने, पहली बात यह है कि हमारे 10 मिलियन लोग बाहर हैं मुल्क के, और मैं तो कह रहा हूं कि अगर उनमें से आधा का वोट लें, और आप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में वो वोट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उनका कानून है, उनका कानून है कि आपको क्या पता निगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं? आपको क्या पता उनको आके हम अपने मशीन सेटअप करें और वो वोट नहीं कर सकते हैं उधर? बिल्कुल कर सकते हैं सर, अभी तक तो नहीं ना कर सकते। चलिए अब ये एक दूसरी वो बहस में चले जाएंगे। जी सर। दूसरी बात, 5.5 मिलियन वोट्स अगर पीटीआई को मिल जाए, मैं कहता हूं आपको 2023 नहीं 2028 तक ये इलेक्शन जीतते रहेंगे, और इनका बाहर के लोगों का वोट्स इनके वोट्स हैं, इसलिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सिर्फ पाकिस्तान का वोट होता तो पीटीआई या पीएमएलएन इतनी घबराहट नहीं होती, पीपीपी को भी इतनी घबराहट नहीं होती। सर वो कानून साजी तो हो गई ना, अब इससे निकल आए ना सर। मैं तो ये कह रही वो तो हो गई कानून साजी, लेकिन अब सवाल ये अभी तो ये जो सब कुछ तो बजट इजलास में हो रहा है ना सर, जिसमें फाइनेंस बिल डिस्कस होना था, बजट पे डिबेट होनी थी, पहले भी हुए हैं 2 साल, अब क्यों ऐसा हो गया? नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद बजट। क्या हो गया आपको? इट्स नथिंग टू डू विद द बजट। बजट छोड़ें, बजट का क्या कर सकते हैं? वो कह सकते हैं ये बड़ा अच्छा बजट है, हर ऑपोजिशन पार्टी कहेगी कि बहुत बुरा बजट है। सबको पता था कि बजट का क्रिटिसिज्म इनसे होगा, हालांकि बहुत लोग कहते हैं, ऑब्जेक्टिवली कहते हैं, इट्स नॉट अ बैड बजट, इट्स क्वाइट अ गुड बजट। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये पार्टीज की बीइंग ही खत्म हो जाएगी। 7,000 वोट्स चाहिए सिर्फ 15 सीट जीतने के लिए। 7,000 वोट्स अगर एक तरफ हो जाएं, जो 2018 के इलेक्शंस में इन्होंने हारा है
पीटीआई ने, तो ये इलेक्शन 2023 का सेल थ्रू इनका होगा। ये परमिट नहीं कर सकते, ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये चाहते ये हैं कि ये सिस्टम को खत्म करें। मैं कहता हूं आज ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी भी जाए। लेकिन सर वो तो बात ही ये कर रहे थे, डेमोक्रेसी के लिए तो सारी जद्दोजहद थी, पीडीएम तो बनी इसलिए थी कि डेमोक्रेसी चाहते हैं। लेकिन मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ इमरान साहब, आप प्लीज आप इस बात को मान लें कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जो है ना वो पीटीआई के, वरना फिर एक दोबारा लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी। कैसे मान लें? मान लें आप। मैं कह रहा हूं अक्सरियत पीटीआई को जरूर मिलेगी। लेकिन वो जब इलेक्शन होगा तब की तब देख लेंगे, तब दोबारा मैं आप लोगों की डिबेट करवा दूंगी। अभी जरा मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये तो इनकी सारी जद्दोजहद डेमोक्रेसी के लिए थी। फिर अब अगर आपने कॉल्स पे ही ठीक होके अच्छे बच्चे बनना है तो फिर कहाँ गया इनका वो नैरेटिव कि जी आप सियासी मुदाखलत से बाज रहें। आप तो फिर खुद उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो इंटरवीन करें और आप फिर उनकी बात मान भी रहे हैं। नहीं, ये आपका सवाल फिर वही शो करता है कि शायद सिर्फ अपोजिशन ही जिम्मेदार। नहीं, मैं तो दोनों की तरफ से बात कर रही हूँ। गुजारिश सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि हुकूमत पे मैं क्यों कहता हूँ ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। इसलिए जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है कि हुकूमत का काम होता है चीज़ों को बेहतर अंदाज में मैनेज करना। हुकूमत का काम होता हमेशा इस तरह के कामों में हुकूमत पहल करती है और अपोजिशन से मुज़ाकरात भी किए जाते हैं और चीज़ें इस तरह से तय की जाती हैं, पहले चीज़ें तय कर ली जाती हैं कि जनाब आप इस तरह से इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, आप इस हद तक जाएंगे, हम इस हद तक जाएंगे। ये चीज़ें मैनेज होती हैं। हुकूमत भी असल में अपोजिशन को अछूत समझती है। हुकूमत भी उनको इस किसी भी बात पे ऑन बोर्ड लेना अपनी कितनी दफा तो बुलाए भी इलेक्शन इस्लाहात पे कितनी दफा कहा गया है कि जी आप बैठे, तब वो कह देते हैं हमने इनसे बात ही नहीं करनी, ये जाली हुकूमत है। यही तो प्रॉब्लम है। अब अपोजिशन पे आ जाएं, अपोजिशन क्या करती है? वैसे कहेगी कि जी हुकूमत हमारे साथ बात नहीं करती, हुकूमत हम हाजिर हैं, आए मिसाके मुइशत करते हैं, आए फलां करते हैं, आए फलां करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हुकूमत उनसे बात करने की कोशिश करती है कहते हैं जी हम फलां से बात नहीं करेंगे, हमसे डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बात करें, हम फलां से नहीं करेंगे, डायरेक्ट वज़ीर आज़म से करें। असल में ये दोनों सिर्फ अवाम को धोखा दे रहे हैं। ये अवाम के साथ मुखलिस नहीं हैं, अपने मसाइल ये चाहते हैं कि अपनी सियासत चमकाएं और अगले इलेक्शंस की तैयारी करें, क्योंकि इस वक्त हुकूमती अरकान और अपोजिशन दोनों को शायद ये यकीन हो चुका है कि इलेक्शन अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये सब इलेक्शन मोड में आ गए हैं। ये अपना अपना मामला जो है ना, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपना इस तरह से माहौल क्रिएट कर लें जिससे हम इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इन्हें अवाम का फ़ायदा अजीज़ नहीं है। लेकिन हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई भी कानून साजी जिसमें अपोजिशन शरीक ही नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? वो तो फिर एक जाहिर है कि उसके ऊपर एक सवालिया निशान तो हमेशा ही रहेगा। अब जो कुछ असेंबली में हो रहा है, कानून साजी अगर असेंबली में ना करें तो क्या करें? यार आप कमाल की बातें कर रहे हैं कि 10 मिलियन लोग मुल्क से बाहर हैं, वो पैसे भेजते हैं, आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा वो पैसे भेजते हैं, उनका हक नहीं बनता है वोट करने के लिए? और अगर वो 90% अगर वो एक पार्टी के लिए वोट करते तो इसके माने उनको वोट नहीं मिलना चाहिए? क्या बातें कर रहे हैं आप? खुदा के लिए गेट अ ग्रिप। ये पूरा इलेक्शन, ये पूरा मामला जो है एक ही चीज पे टर्न करता है। जो भी आप आर्ग्यूमेंट लगा लें, अच्छी बात नहीं, बुरी बात नहीं, ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है ये कहते हैं कि ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए, बेहतर है कि नो डेमोक्रेसी, बेहतर है कि मार्शल लॉ के पीटीआई वापस आ जाए। ये हालत है इस वक्त। और पीटीआई कहता है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि हम बाहर के लोगों जो हमारे 10 मिलियन हैं उनमें से आधे 5 मिलियन वोट्स हमारे हैं, वो जब हमें मिलेंगे और उनका हक है वोट करने के लिए, हम नेक्स्ट इलेक्शन जीतेंगे। अब इसका कोई रेजोल्यूशन तो नहीं हो सकता। इसमें सोल्यूशन यही है, बातचीत है ना। अब शेख रशीद साहब ने भी ये बात कही है कि जी ऑपोजिशन से हम बात करने के लिए तैयार हैं, हमें तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना है। क्या शेख रशीद अहमद ने कहा, सुन लीजिए। नहीं, ऑपोजिशन एक मिनट हिलाल साहब, अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने। वो तो आ गई अपोजिशन, मरी हुई। अपोजिशन के आगे रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मत्थे लगेंगे खाम खा। तो फिर ये अप्रोच ठीक है कि जैसे तैसे भी सही ऑपोजिशन को साथ लेके ही चलें।
ताकि जिसकी तरफ हिलाली साहब इशारा कर रहे हैं फिर वो मामला ना हो जाए कि कोई तीसरा ही आ जाए? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं हिलाली साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि अपोजिशन ये चाहती है कि जी मार्शल्लाह आ जाए, मार्शल्लाह इमरान खान से बेहतर। मैं नहीं ये समझता। हिलाली साहब इख्तलाफ का हक रखते हैं, मेरी अपनी राय है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो ये चाहती है कि उनको शायद ये यकीन है कि हम, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, लिहाजा अगले इलेक्शन में उनको उनके लिए जगह बन सकती है। अब हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने। शेख रशीद साहब की जो बात है कि जी अपोजिशन तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, उस तरह से उनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लग में कचरा है, बिल्कुल शेख साहब की बात में इस हद तक मानता हूँ कि अपोजिशन वाकई ही कमज़ोरियाँ दिखाती रही है और अपोजिशन उस तरह से हकीकी मायनों में हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी, क्योंकि हुकूमत की स्ट्रेटजी ऐसी थी कि उन्होंने अपोजिशन को केसेस में इस तरह से उलझाए रखा है कि वो उन्होंने उस तरह से पार्लिमानी सियासत की ही नहीं। लेकिन एक बात को आप समझ लें कि अगर अपोजिशन इतनी ही कमज़ोर है तो फिर आप उनके साथ इस तरह से मैच ही न डालें। एक तरफ शेख रशीद साहब ने आज ही कहा कि जी इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेंगे। भाई ठीक है, अगर आपको इतना ही यकीन है कि इमरान खान साहब तुन के 5 साल पूरे करेंगे तो फिर आपको चाहिए कि फिर तो आप अपने काम पे तवज्जो दें, ताकि आपके पास जो बाकी 2 साल रह गए हैं उसमें आप इस तरह से परफॉर्म कर सकें कि अगले इलेक्शन में आपको वोट मिले। चलिए, इस वक्त बिल्डैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं, जरा उनकी भी ये सारी पार्लियामेंट की कार्रवाइयों पर जो नज़र रहती है उसकी उनका भी तज्जिया और राय जो है वो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद बिलाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हुए सबसे पहले तो आपसे मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो सब कुछ हुआ है पार्लियामेंट में, आप समझते हैं कि इसमें इन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत किया है या कमज़ोर किया है, और इसका किसने फ़ायदा है, किस पार्टी को फ़ायदा हुआ है, किस पार्टी को नुकसान हुआ है? मेरा तो ख्याल है कि इसमें तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि पार्लियामेंट का इदारा इस वाक़यात के बाद बहुत कमज़ोर और बहुत बदनाम हुआ है, और लोगों का इसके ऊपर जो ट्रस्ट है उसके अंदर भी कमज़ोरी आई है। लोग अब उसके बारे में जज्बात जो पहले भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे, ज़्यादा नेगेटिव हुए हैं, तो ये तो कोई शक नहीं है। और इसमें जो नुकसान है वो दोनों पार्टियों को हुआ है। मेरे ख्याल पीटीआई को ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो टीवी के ऊपर कार्रवाइयाँ दिखाई गई हैं उसमें पीटीआई के वज़रा और पीटीआई के ओहदेदार वो आगे बढ़ बढ़ के एग्रेशन करते हुए नजर आए हैं। अगरचे दूसरी तरफ से भी सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं तो टेलीविजन पे जो कुछ देखा है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ है, और उस जमहूरिया मुल्क को नुकसान हुआ है जिसकी शाख पे ये दोनों पार्टियां बैठी हुई हैं। अगर वो शाख कट जाएगी तो दोनों पार्टियां धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। अहमद बिलाल साहब, लेकिन फायदा किसी को नहीं हुआ। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपको क्या लग रहा है, ये कोई बाय डिज़ाइन बाय प्लान इस तरह से किया गया है, या फिर ये ऑल ऑफ अ सडन जाहिर है कि एक रिवायती एहतजाज शुरू हुआ और उससे फिर बात बढ़ गई तो इस तरह की नौबत आ गई? वो अचानक तो ये नहीं हुआ, क्योंकि ये जिस तरह कहते हैं ना कि हादसा जो है वो अचानक नहीं होता, उसके ऊपर बड़ी मुद्दत से उसके ऊपर काम हो रहा होता है। जो पिछले 3 साल से दोनों पार्टियों के दरमियान ताल्लुकात की नौयत है, और जिस तरह से ये तलखी बढ़ती चली जा रही है, कन्फ्रंटेशन बढ़ती चली जा रही है, तो ये किसी हादसे का इंतजार हो रहा है। यानी ये तो एक अल्लाह का शुक्र है कि हादसा ये भी खैर शदीद था, लेकिन इससे ज्यादा शदीद हो सकता था। हमें याद रखना चाहिए कि 1958 में ईस्ट पाकिस्तान की असेंबली में इसी तरह से हंगामा हुआ था, और जो डिप्टी स्पीकर उस वक्त प्रिजाइड कर रहे थे वो शदीद जख्मी हो गए थे, और फिर हॉस्पिटल में जाके उनका इंतकाल हो गया था। तो उसके बाद ही 10 दिनों के बाद, ये सितंबर 58 में हुआ था, और अक्टूबर 58 में मार्शल्लाह लग गया था। अच्छा, अहमद बिलाल साहब, इमरान यकूब बात कर रहा हूँ आपसे। ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कन्फेडरेशन है हुकूमत और अपोजिशन की, आप क्या समझते हैं कि इसमें अब कमी होगी या ये मजीद बढ़ती चली जाएगी? ये तो वक्ती तौर पे एक सीज फायर हुआ है, जंग बंदी हुई है, लेकिन आज भी मैं जो गुफ्तगू सुन रहा था उसमें भी एक दूसरे के ऊपर बड़ी तल्ख हमले हो रहे थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई कमी आएगी, इसमें मजीद कोई इजाफा होगा।
अच्छा, आखिरी इसमें सवाल मैं आपसे सिर्फ एक सेकंड, अभी आपने जो बताया कि जी उसके 1 महीने बाद मार्शल लॉ लग गया था, तो क्या आप समझते हैं अब भी कोई इस तरह का चांस है कि अगर इन्होंने होश के नाखून ना लिए तो फिर दोबारा कोई ऐसा इकदाम उठाया जा सकता है? बिल्कुल, पाकिस्तान में तो इसको कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते। अगरचे मेरा ख्याल में फौज साबका तजुर्बात की रोशनी में अब ये नहीं चाहती कि वो खुद सामने आके चीज़ों को संभाले, वो समझते हैं कि आगे सियासतदान ही रहे। लेकिन अगर बिल्कुल ही हालात हाथ से निकल गए और पश्चिमी पाकिस्तान में जैसे मैंने अर्ज किया कि हुआ था, उसी तरह के वाकयात का अगर कोई खुदा न खास्ता रिपीट हुआ तो फिर ये हो सकता है जब और कुछ चारा नहीं बचेगा तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, अहमद बिलाल साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि ये पार्लियामेंट आपको क्या लग रही है, फेल हो गई है? क्योंकि जो कानून साजी इसमें हो रही है उसमें जिस अंदाज से हो रही है उसको ना ऑपोजिशन मान रही है, और ऐसे वो इसमें आगे कैसे चलेगी कानून साजी? जी, पार्लियामेंट जो है वो बिलअमूम अपने फराइज पूरे करने में नाकाम रही है। अव्वल तो कानून पास नहीं होते, और अगर कानून पास होते हैं तो उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती। अभी आप देखिए कि अभी पिछले हफ्ते यानी 10 तारीख को 10 जून को 21 कानून इकट्ठे एक ही दिन मंजूर हुए, उनके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। उससे पहले कमेटियों के अंदर भी उसके ऊपर जराशुमारी हुई, खासतौर पे इलेक्शन एक्ट के जो दो तरह थी उनके ऊपर जो वोटिंग हुई उसमें सिर्फ 8 मेंबर हाजिर थे 21 में से। यानी कोई दिलचस्पी नहीं है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। तो हमारे जो फाजिल अराकीन है वो अपने अपने हलकों में अपने हलके के लोगों के काम कराने में तो बहुत वक्त सर्व करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन लेजिस्लेशन को उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे। अहमद बिलाल साहब, जफर हिलाली साहब भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। देखिए, अहमद बिलाल साहब जो कह रहे हैं वो सब चीज़ ठीक कह रहे हैं। एज अ ऑब्जर्वर वो उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये बड़े माकूल हैं, बड़े सही कह रहे हैं, मगर ये बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि फ़ौज आके टेक ओवर करना चाहती है। मैं समझता हूँ अगर ठीक से वो कहते हैं ना 2-3 फ़ोन कॉल्स हों तो ये होगा भी नहीं, ये रुक जाएगा और बहस पे भी आ जाएंगे एवरीथिंग। मैं सिर्फ कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसकी कंस्टिट्यूएंसी इतनी सॉलिड है और इतनी बड़ी है कि हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी इंश्योर होगा अगर हर 5 साल इलेक्शन हो। और ये लोग जिन्होंने इनके जो वोट बैंक बड़ी है इतनी, आउटसाइड वोटर्स 5 मिलियन एक्स्ट्रा वोट्स जो इनको मिले हैं, दिस विल शो कि ये सिस्टम चल सकेगा। मगर इस वक्त एट द मोमेंट ऑपोजिशन डेस्परेट है, उनके लीडर्स को ट्रायल हो रहा है, जेल में जाना है, तो डेस्परेशन में वो ऐसी हरकतें कर रही है। ठीक है, दे आर फाइटिंग। ऑल राइट। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, सियासी कश्मकश की बात हो रही है। इमरान साहब, इस सारे हंगाम हमने एक चीज़ देखी कि कुछ लोग बड़े करीब और पास और ताउन करते नजर आए। मतलब मैं बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के वाले से बात करी हूँ, इस सारे सीन में हमने देखा कि दोनों काफ़ी एक पेज पे थे। तो अच्छी बात, ताउन बड़े जगह या बस फिलहाल यही देखे ना, वो कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अब और ये अपोजिशन अगर ये समझती है कि उन्हें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, हुकूमत पे तनकीद करने के लिए या हुकूमत को आरे हाथों लेने के लिए इनके पास एक मौका आया तो ये एक हो जाएंगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए और हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। हुकूमत का मसला मेरे नज़दीक सिर्फ ये है कि वो कई बार अच्छा काम भी करना हो तो तरीकाकार ऐसा इख्तियार कर लेते हैं जिससे उन पर तनकीद शुरू हो जाती है। मसलन अगर कानून साजी की बात करें तो मीडिया पे कानून बनाना हो मीडिया के हवाले से तो वो मीडिया से बात नहीं करते। इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से कानून साजी करना हो तो वो
ना अपोजिशन को इत्मीनान में लेते हैं, ना इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान में लेते हैं। जब आप इस तरह से बुलडोज करेंगे कोई चीज़ तो आप पे तनकीद तो होगी। सर, इलेक्शन कमीशन के पास 3-4 दफ़ा हुकूमती वफ्द गया है, उनसे इस पर बात हुई। फवाद चौधरी साहब भी जाते रहे हैं और बात करते रहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से भी। बाकी भी जो अपोजिशन का मामला, मैंने जैसे पहले भी कहा कि उन्हें कितनी दफ़ा इस चीज़ पे लेके आने की कोशिश की गई है, वो नहीं बैठ रहे उनके साथ आके। तो अब ये फिर फॉल्ट हुकूमत के ऊपर हम डालें क्या इस चीज़ का कि जी अगर कोई उनसे खुद ही नहीं उन्हें बात कर। बिल्कुल गए हैं, हुकूमती अरकान गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन उन्होंने अपनी जो कुछ रिजर्वेशन शो की थी उनको इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया। यानी आप उनसे जाके सिर्फ मिल लें, चाय पी के आ जाए तो आपने अपनी बामकसद मीटिंग होनी चाहिए। भाई जो उन्होंने अपनी कहा वो भी तो देखें। अच्छा, लेकिन अब इनकी डिमांड ये है कि जी ये ऑपोजिशन की डिमांड ये है कि जो कानून साजी जल्दबाजी में हुई है उसे वापस लिया जाए, जबकि बाबर अवान साहब ने इस पर कैटेगोरिकली हुकूमती मौक़िफ़ दे दिया है कि ऐसा कुछ नहीं। मैं जरा सुनवा देती हूँ आपको उन्होंने क्या कहा। जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में वो आइन के मुताबिक है। ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। एक तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती और दूसरा ये है कि ये बिल हमने आगे बढ़ा दिए। तो इलाली साहब, बकौल इमरान साहब कि अगर बामकसद कोई भी बात नहीं हो सकी तो फिर इन बिल्स का क्या फायदा, फिर वापस ले लेने चाहिए क्या? क्यों लेने चाहिए भाई, अक्सरियत इनकी है, वो बिल्स पास हो गए हैं, इन लोग डिबेट करने नहीं देते हैं। ये क्या आप समझते हैं कि ये सब जो हुआ है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है? आपने नहीं देखा कि इमरान खान के साथ ये क्या करते थे, ये ऑपोजिशन वाले बोलने नहीं देते थे, तो उसने कहा कि यार ये है ही ऐसे, इनके साथ वही सलूक रखो जो ये करते हैं दूसरे लोगों के साथ। मैं आपको बताता हूं, मैं बड़ा पॉजिटिव मैं समझता हूं, बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट्स इधर हुए हैं। नंबर 1 डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि ये इंशाल्लाह ये वोटिंग पूरा होगा और ओवरसीज वोट आएगा। एक दफे ओवरसीज वोट आ जाएगा, पीटीआई का जो पोजीशन है वो एनहांस हो जाएगा। दूसरी बात ये है, बहुत सारे ट्रायल्स आ रहे हैं समीना, आप तो भूल जा रहे हैं कितने सारे ट्रायल्स आ रहे हैं अभी। हुदैबिया अगर खुल जाए, शहबाज शरीफ के जो ट्रायल्स हैं वो फिर उसको अरेस्ट करने के लिए लोग कह रहे हैं कि वक्त शुरू हो गया है। मरियम के खिलाफ अरेस्ट करने के लिए वह मामला शुरू हो गया है। आखिर ये ट्रायल्स कंक्लूड होने हैं। हम तो इधर बैठ के ऐसे बात करते हैं कि ये सब आज़ाद हैं, खुले हैं, इनके खिलाफ कोई केसेस नहीं है। ये सबके खिलाफ केसेस हैं। जिस मुल्क में जिस किस्म का करप्शन हुआ है, इट्स अनबिलीवेबल, और होंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले 2 साल में जो क्या क्या नहीं होता है, और अगर उनके खिलाफ जो ट्रायल्स हैं और वो जो ट्रायल्स खुलने हैं वो ना हो और फिर पता चल जाएगा कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। वो तो इसलिए फिर कहते हैं ना लाली साहब कि हमने जो देखा आज तक हमने तो उस पे कहना है। इमरान साहब, केसेस पे तो आपका मौक़िफ़ है, मैं जरा थोड़ी सी बात वो ही आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि अगर हुकूमत ये बिल वापस नहीं लेती तो आपको लगता है कि फिर मामला कोर्ट की तरफ जाएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपोजिशन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो वो फिर इनको चैलेंज भी तो कर सकते हैं। पहले आप सेनेट में पास हो लेने दें, देखें अभी सेनेट में जाएंगे और सेनेट में अपोजिशन के पास अक्सरियत है, क्या हुकूमत सेनेट में वो पास करवा पाएगी? ये एक बड़ा अहम सवाल है। बहुत मार्जिन कम है, 1-2 लोगों भाई एक मार्जिन से भी हो जाता है ना काम। पहली हुकूमत के लिए पहला चैलेंज ये है कि वो इनका बिलों को सेनेट से पास करवाए। अगर सेनेट से बिल पास हो जाते हैं तो फिर उस पर अपोजिशन देखें क्या अमल इख्तियार करती है। लेकिन मैं लाली साहब की उस बात पे ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगा जो इन्होंने बार बार ये ओवरसीज़ वोटिंग की बात करते हैं, जो आई वोटिंग निज़ाम की बात की जाती है ना, उसमें जो एक बैनुल अक़वामी कंपनी है मिनसेट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑडिट कंपनी है ये, उन्होंने ये कहा है पाकिस्तानियों के लिए जो बनाया गया बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मौजूद आई वोटिंग सिस्टम, वो कहते हैं कि ये राजदारी की मुतल्लिक ज़रूरियात को पूरा ही नहीं करता, पहली बात। और इलेक्शन कमीशन इसके ज़रिए हासिल होने वाले नताइज की कोई गारंटी नहीं दे पाएगा कि जो नताइज आए हैं वो वही हैं जो उन्होंने जिसको वोट दिया था। ये सारी चीजें हुकूमत को चाहिए। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज है कि राजदारी उस तरह की ये नहीं है कि मैं या आप जाके चेक कर लेंगे कि आप किसको वोट दे के आए हैं। वो बेसिकली ये कहते हैं कि वो सिस्टम राजदारी का जो है वो नादरा के पास चला जाएगा, जो कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन को ये है कि अगर सब कुछ नादरा के पास चला गया तो हमारे पास क्या इख्तियार रहेगा, उनका ये इख्तियार की भी जंग है। दूसरी बात ये है
कि वो कहते हैं जी नादरा जो है उसका अगर चला गया उनके पास, तो नादरा के जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं और वो ऐसी हैं जिनके जरिए से वो हैक भी हो सकता है। मैं कहता हूँ सारी चीजें हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के कौन से इतने शफाफ हो रहे हैं? मैं मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये सारी चीजें ठीक है, हम ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को जरूर हक मिलना चाहिए और अगले इलेक्शन में उनका वोट डलना चाहिए। ठीक है, क्यों उनको वोट ना मिले, लेकिन हुकूमत की सिर्फ जो इस पे इतराज़ात हैं उनको दूर करके कोशिश करें कि फुल प्रूफ सिस्टम के जरिए से उनका वोट आ जाए। बिल्कुल ठीक है, इतनी बात है बस। हिलाल साहब इतनी सी बात है, अगर बात समझ है आ गई, आप भी इत्तेफाक कर रहे हैं तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, वरना अगर आपको कमेंट करना है तो फिर कर दीजिए। नहीं, मैं समझता हूँ ये जो 2 साल रहे हैं, ये जो सिस्टम है, मशीन है, इसके जो एतराज़ात हैं ये ठीक हो सकते हैं। 2 साल अभी टाइम है हमारे लिए। एक स्पेशल मशीन बन सकता है खास ज़रूरियात के लिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। पूरे दुनिया में मशीन वोटिंग होती है, इधर पता नहीं क्यों नहीं हो सकती है। इधर बस आरओज़ की इलेक्शन होना चाहिए क्या हर वक्त? नहीं हिलाली साहब, यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है, पाकिस्तान में खासतौर पे देहात में आप देखें, जब अगर आप थंब इम्प्रेशन देंगे ना तो आप देखें क्या होता है। अक्सर लोगों के थंब इम्प्रेशन जो है खासतौर पे हाथ से जो काम करते हैं, दिहाड़ीदार या मजदूर या किसान, उनके ये लाइनें जो है ना वो उस काबिल नहीं रहती कि वो थंब इम्प्रेशन हो सके। इसमें बड़े मसाइल होंगे, इनको कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी ला के ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे फिर सबको हक मिल सके। चलें जी, कोशिश करते हैं सिस्टम को बेहतर से बेहतर करें इंशाल्लाह। चलें जी, कंसेंसस हो गए, फौरन मौके का फ़ायदा उठा के ब्रेक ले लो। एक ब्रेक लेके नाज़रीन वापस आते हैं और बात करेंगे ख़ास तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, कोरोना वैक्सीन की बड़ी किल्लत हो रही है और लोग बड़े परेशान हैं कि ये क्या सिचुएशन है। आपको बताते हैं डिटेल में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी था तमाम शहरों सूबों में, लेकिन अचानक से हमने खबर सुनी कि मुख्तलिफ जगहों पर शहरों में सूरत हाल ख़राब हो रही है। कोरोना वैक्सीन की किल्लत है, पहली डोज तो लग ही नहीं रही, सिर्फ दूसरी वाली डोज लगाने वाले शहरियों को ही आने दिया जा रहा है। अब ये भी सुना है कि 2 दिन के लिए पंजाब में वैक्सीनेशन ही रोकने का फ़ैसला किया जा रहा है। और ये सारी वैक्सीन अगर ख़त्म हो रही थी तो बर वक्त उसका इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? बहुत सारे सवालात हैं, इस हवाले से जानने ज़रूरी हैं। पहले मैं ज़रा बात कर लूँ हिलाली साहब से। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, कोई मैनेजेरियल इशू है या गफलत की गई है? किस पे जिम्मेदारी आयद होती है? अच्छा खासा प्रोसेस चल रहा था, पहले ही खैर स्लो था और अब आप और उसमें तातुल आ गया। ये NCOC पे होती है। मैं तो हैरान हो गया हूँ सुन के। चाइना ने कहा हमें कि आपको हम प्रेफरेंस देंगे और पता नहीं कितने मिलियन डोसेस उन्होंने भेजा। फिर हमने अनाउंस किया कि $1.1 बिलियन हम सेट असाइड कर रहे हैं इसके लिए। जब चीन कह रहा है आपको कि आपको प्रायोरिटी देंगे, आप उनके जिगरी दोस्त हैं, $1.1 बिलियन सेट असाइड हैं, तो ये क्या हो रहा है भाई? ये क्यों कमी हो गई है? आप यकीन करें कि मुझे प्राइवेटली लोगों का पाकिस्तानी बाहर से मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया है, आदमी ने, अच्छा आदमी, रिस्पॉन्सिबल आदमी है। वो कहता है यार हो क्या रहा है, मैं सप्लाई करता हूं तुम्हें, तुम मुझे नंबर दो किसी का, उसको कहो कि उस प्राइस बड़ा रीजनेबल है, हम भेजना चाहते हैं कि हमारे लोगों को वैक्सीन हो और इधर कमी हो रही है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और इनका एक स्टेटमेंट तो दें, लोगों को बताए तो सही, कुछ तो कहें। ये असद उमर का मुंह तो कभी बंद ही नहीं होता है जब पार्लियामेंट के अंदर जाता है, तो अब क्यों बंद है भाई? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बताएं लोगों को। ऑल राइट हिलाली साहब, ठीक है। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, ये बड़ी गफलत है? सोई हुई थी क्या गवर्नमेंट? अचानक खत्म होगी, पता ही नहीं चला। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी गफलत हो नहीं सकती। अपोजिशन के सारे कसूर जो है ना वो एक तरफ, और हुकूमत का ये एक कसूर जो इंसानी जानों से खेलने वाला मामला है। आपने पहले तो प्रोसेस इतना स्लो रखा हुआ है कि कितने साल चाहिए आपको करने में। अब अगर लोग मोटिवेट हुए हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन शुरू करवाई है आहिस्ता आहिस्ता, तो आपके पास वैक्सीनेशन ही खत्म हो गई है। हिलाली साहब, मेरे पास एक पाकिस्तानी है जो अमेरिका समेत 40 मुल्कों में मेडिसिन का बिजनेस करते हैं। वो आए यहाँ ऑफिस शरीफ लाए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एग्रीमेंट है रशियन
जो कंपनी है उसके वैक्सीन का, और पाकिस्तान अगर चाहे तो मैं इनको जितनी सप्लाई है चाहे मैं इनको दे सकता हूं। लेकिन यहाँ वो कहते हैं कि कोई हमारे साथ बात करने को तैयार ही नहीं। अभी तो मैंने खुद सुना है इसमें चाइना के साथ इनकी हो गई है और वो अब आ रही है 3 तरह की जो चाइनीज वैक्सीन है। लेकिन इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है मैं जरा उसके हवाले से एक ओवरव्यू ले लूं। जुल्करनैन राना हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है, तो मैं उनसे जरा बात कर लूं। जुल्करनैन राना, किस कदर तशवीशनाक सूरत हाल है? कहीं पे कोई किसी सेंटर पे भी अवेलेबल नहीं है अगर हम लाहौर पंजाब की बात करें तो? जी बिल्कुल, इसे नाअहली कहें, नालायकी कहें, गफलत कहें या दानिस्ता या कुछ और कहें तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि एक हफ्ते से जो पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनमें वैक्सीन की किल्लत जो है वो दिखाई देती रही है, जबकि GNN ने खास तौर पर इसको रिपोर्ट भी किया और महकमा को भी इस हवाले से निशानदही भी की कि स्टॉक में जो है वो दिन ब दिन कमी है। लंबी कतारों की वजह असल में रश नहीं बल्कि वैक्सीन का ना होना है। लेकिन उसके बावजूद जो पंजाब हुकूमत है उसने बिल्कुल भी इस तरह के कोई इकदाम नहीं किए कि वैक्सीनेशन की किल्लत। जुल्करनैन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन अगेन वही बात है समीना, मैं आपको बता रहा हूं, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं कहता हूं इतनी बड़ी गलती है कि किसी को पता नहीं है कि जिम्मेवारी कौन ले। अब ये प्राइम मिनिस्टर को तो टीवी पे आके बताना चाहिए लोगों को कि क्यों नहीं मिल रहा है और क्यों ये हुआ और क्या करेगा इस मामले को हल करने के लिए। आई एम शॉक्ड, आई रियली एम शॉक्ड। मैं नहीं सोचता था कि इमरान खान के हुकूमत में इस किस्म की गलती और कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं, माने कि हाउ कम। सर बात ये है, हिलाली साहब के असद उमर साहब जब अपोजिशन में थे तो हर बात पे ये वो मुतालबा करते थे कि फलां बंदा इस्तीफा दे दे, फलां बंदा इस्तीफा दे दे। तो क्या अब उन्हें इस नाअहली पे, इस नालायकी पे खुद इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बल्कि मैं तो समझता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को चाहिए कि उन्हें सैक कर दें। ऐसे लोग हैं, ऐसे इक़दामात की वजह से इमरान खान की बदनामी होती है, उनकी हुकूमत की बदनामी होती है। लेकिन सर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है। एनसीओसी ने जिस तरह से डाटा कलेक्ट करके जो डिसीजन लोगों ने सर आलमी सतह पे पजीराई की है, डाटा की बुनियाद पर लोगों की जान नहीं बचती, लोगों की जान बचती है आपके इक़दामात से। आपके पास यहाँ वैक्सीन है नहीं और आपको ये पहले अचानक पता लगा कि वैक्सीन खत्म हो गई है, आपने क्यों इक़दामात नहीं किए? जुल्करनैन राना, ये बताइए, एक हफ्ते से आप बता रहे हैं कि इस तरह की चीज जो थी वो देखने में आ रही थी, तो गवर्नमेंट का इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, अगर हम रिपोर्ट करते वक्त हमने ये भी देखा है कि जो खासतौर पर जिली इंतजामिया है, कमिश्नर लाहौर है, उनके दरमियान और महकमा सेहत के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसमें काफी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो रहा है। यानी कि उस्मान जो कैप्टन उस्मान है वो जगह जगह पर इफ्तिताह भी करते रहे, जबकि दूसरी जानी जो महकमा सेहत की प्राइमरी सेकेंडरी की सेक्रेटरी हैं सारा असलम, उन्होंने ये 12 दफा मिनिस्टर को भी कहा कि इतने अगर हम सेंटर बना देंगे तो उसकी जो वैक्सीनेशन की तरसील है, उसकी फराहमी है, उसको किस तरह से यकीनी बनाएंगे। तो इस हवाले से उनकी आपस में कैप्टन उस्मान और जो प्राइमरी सेकेंडरी की सेक्रेटरी हैं सारा असलम वो आमने सामने भी रही और उन्होंने ये भी कहा कि इफ्तिताह करने जो है वो कैप्टन उस्मान जो है वो हर जगह पर चले जाते हैं और महकमा सेहत को अपने उस एतमाद में नहीं लेते। तो एक तो बड़ी वजह जुल्करनैन, ये तो हमें पता है कि उनकी लड़ाइयां भी रही और उन्होंने 2 डायरेक्टरों को भी मुअत्तल कर दिया कि आपने मेरे से पूछे बगैर कमिश्नर से इफ्तिताह क्यों करवा दिया। उस बात को छोड़ दें, इनकी लड़ाइयां तो आपस की ख़त्म नहीं होती। मुझे आप ये बताएं कि क्या ये किल्लत सिर्फ पंजाब में है या मुल्क के दूसरे शहरों सूबों में भी है? नहीं, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 36 अजला हैं और यहाँ पर मरकजी वैक्सीनेशन सेंटर तमाम अजला में जो है बनाए गए थे। तो आज की सूरत हाल ये है कि पंजाब में सिर्फ 1 दिन का स्टॉक रह गया था, जबकि 3 दिन पहले ये भी कह दिया गया था महकमा सेहत की जानिब से कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक होता है। तो अगर हमारे पास जुम्मे तक कोई भी वैक्सीन मजीद नहीं आती तो हफ्ते और इतवार को वैक्सीनेशन सेंटर जो है पंजाब भर के बंद करने पड़ेंगे। और यही सूरत हाल दिखाई दी जब उन्होंने एक्सपो सेंटर जो 24 घंटे खुला रहता है, इसी तरह से मरकजी जितने भी इजला थे उनमें 24 घंटे वैक्सीनेशन होती थी, लेकिन उसकी पहले टाइमिंग कम की गई, 12 घंटे कर दी गई। दूसरे सूबों की क्या सूरत हाल है जुल्करनैन? सिंध की, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर से भी यही खबर है, जनरली यही सुनने में रिपोर्ट होने में आ रहा है। जी असल में ये है कि एनसीओसी की जानी से एक और भी आज एक खबर सामने आई जब ये किल्लत पैदा हुई। तो
जो 10 लाख डोजेज एनसीओसी ने मंगवानी थी, उसमें भी 2 माह की जो है ताखीर हुई है टेंडर में, क्योंकि इनका ये था कि जो 5 लाख डोजेज मंगवाई गई हैं, इनका ये था कि उसको तमाम सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा और मजीद जो है वो 1 माह के अंदर 10 लाख डोजेज आ जाएगी। लेकिन आज ये खबर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जराये से पता लगी है कि 2 कंपनियां जिनको ये बिड हो भी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख डोजेज मंगवाई ही नहीं गई। और इस पर जो नाअहली है वो प्राइम मिनिस्टर कैंडी हेल्थ केयर पंजाब पे डाली जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल एनसीओसी की जानिब से ये सारी चीजें करनी थी और फिर सूबों में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन राना। लेकिन इसमें एक चीज और भी जिस पे बात हो सकती है इमरान साहब की, जो एक मौक़िफ़ आ रहा है कि सारी दुनिया ही वैक्सीन के पीछे जा रही है, तो ऑब्वियसली एक चीज़ डिमांड एंड सप्लाई है ना, कि अगर इतनी डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है अब ये थोड़ी कि लोग वहाँ पर रख के बैठे और हम नहीं खरीद रहे, फिर तो एक बात है। लेकिन अगर जनरली एक अवेलेबिलिटी इशू है तो फिर तो मसला है ना। मसला तो यही है कि अवेलेबिलिटी इशू उस तरह से है नहीं। चाइना आपको देने को तैयार है, रशियन आपको मिलने के लिए तैयार है, आप खुद लेने में सुस्ती की गई है। लेकिन बहरहाल अब यही खबर है कि 2 करोड़ 75 लाख वैक्सीन फौरी खरीदने का फैसला किया गया। लेकिन सवाल वही है कि कहीं ज़्यादा ऑलरेडी देर तो नहीं हो गई, कब तक वो पहुंचेगी? जाहिर है उतनी देर तक ये सिस्टम, ये सारा जो अमल है वो मुअत्तल रहेगा। देखते हैं जी हुकूमत की क्या हिकमत अमली होती है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।